ये वो टेबल है जहाँ पर बैठ के कायदे आज़म दफ्तरी मामलात के जो अमूर होते हैं वो सर अंजाम देते थे। तो इनकी ज़ाती कार थी पिकार्ड। ये मॉडल है 1938 का। वो पैंट है जो कि कायदे आज़म इस तस्वीर में भी पहने हुए हैं। तस्वीर में जो आप छड़ी देख रहे हैं वो ये छड़ी नीचे रखी हुई है जो उस तस्वीर में उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। बीबीसी के नुमाइंदे को इंटरव्यू दे रहे थे तो वो इस सोफ़े पे बैठे हुए थे और वो तस्वीरें लगी हुई हैं। आप हमारे जवानों को देखें जो कि सरहदों पे भी और हर महाज पे डटे खड़े होते हैं यहाँ पर कायद आज़म के मज़ार पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा इस्वानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मज़ार कायद में मौजूद हूँ। मज़ार कायद में आने का एक बहुत ख़ास मकसद है मज़ार कायद के हवाले से जो हिस्ट्री है इस मज़ार की वो आपके साथ शेयर किए जाए और इस मज़ार की खूबसूरती आपको दिखलाई जाए। बहुत सारी बातें हैं जो कि एक्चुअल हम लोगों तक नहीं पहुंचती हैं मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से। तो इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला कायद आज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जवाद अहमद मुग़ल साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा और जो डिटेल है मज़ार के हवाले से वो मैं उन्हीं की ज़बानी आपसे शेयर करूँगा। तो चलें चल के उनसे भी मुलाकात करते हैं और कुछ खूबसूरती इस मज़ार की भी आपसे शेयर करते हैं। आ जाए मेरे साथ। मैं इस वक्त कायद आज़म के मज़ार में उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे नवादरात रखे गए हैं, कायद आज़म के इस्तेमाल की वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल किया करते थे। तो चलें आपके साथ शेयर करते हैं। आ जाए। ये रूम है और ये बाहर इसका वो है। आप ये देखें कि माशाल्लाह से ये देखें आप कायद आज़म की गाड़ियों का जो कलेक्शन है वो हमारे सामने ज़बरदस्त। आप इस गाड़ी की बनावट देखें, इसकी खूबसूरती देखें। और ये वो गाड़ी है जो कायद आज़म की सरकारी कार है। ये कैडलिक मॉडल 1947 का ये मॉडल है और आप देखें कि अब तक किस तरह खूबसूरत शक्ल बरक़रार है इसकी। इनकी ज़ाती कार थी पिकार्ड। ये मॉडल है 1938 का और ये कायद आज़म के ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी थी। ज़बरदस्त। आप देखें कि अब तक कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक है और कितना इसका ख्याल रखा गया है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल फ़ख्र है। इस कुरान मजीद वगैरह रखे हुए हैं जो कि कायद आज़म इस्तेमाल करते थे, जो अरबी ज़बान में भी और इंग्लिश ज़बान में भी हैं। और ये कुछ नोट्स हैं जो उस दौर में चला करते थे। ये देखें व्यूअर्स, ड्रेसिंग के मामले में भी बहुत मशहूर थे, बहुत आला ड्रेसिंग किया करते थे। ये कायद आज़म के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके कपड़े हैं। ये आप देख सकते हैं कि उनकी टाइज़ वगैरह रखी हुई हैं और शर्ट्स हैं। ये वो गॉन है जो वो इस्तेमाल किया करते थे। वो पैंट है जो कि कायद आज़म इस तस्वीर में भी पहने हुए हैं। तो ये देखने वालों के लिए एक अच्छी बात है कि वो चीज़ें भी इस वक्त देख रहे हैं जो कि कायद आज़म अपने दौर में इस्तेमाल किया करते थे। तस्वीर में जो आप छड़ी देख रहे हैं वो ये छड़ी नीचे रखी हुई है जो उस तस्वीर में उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। इस्तेमाल के सोफ़ा सेट और जो पीछे एक तस्वीर लगी हुई है जहाँ पर वो कायद आज़म बीबीसी के नुमाइंदे को इंटरव्यू दे रहे थे तो वो इस सोफ़े पे बैठे हुए थे और वो तस्वीरें लगी हुई हैं। उनके इस्तेमाल की यहाँ पर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। ये वो टेबल है जहाँ पर बैठ के कायद आज़म दफ्तरी मामलात के जो अमूर होते हैं वो सर अंजाम देते थे। तो व्यूअर्स, ये वो पोर्शन था जहाँ पर कायद आज़म के हवाले से रखी हुई बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें और ये सब एक्चुअल हैं। चलें आप मज़ार की तरफ चलते हैं। सरदार अब्दुल अरब नश्तर का मकबरा है और इनकी जाए पैदाइश और विलादत की तारीख़ भी इस पर लिखी हुई है। ये है मोहतरमा नूरुल अमीन, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का मज़ार है जो कि कायद आज़म की बहन थी। और इस मज़ार में जो उन्होंने काविश किया, इस मज़ार की बनाने के सिलसिले में जो उन्होंने काविश किया था वो आपको हमारी इस वीडियो में उसकी तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी, इसलिए कि ये मज़ार का डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ प्रूफ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने करवाया था। राना लियाकत अली ख़ान का मज़ार है। इसके अलावा कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान का भी मज़ार यहाँ पर मौजूद है। तो व्यूअर्स, ये वो पोर्शन है जहाँ पर कायद आज़म के वो रफ़्क़ा जो कि उनके साथ साथ हर महाज हर वक्त उनके साथ साथ होते थे, ख्वाह वो तंजीमी मामलात हो, ख्वाह वो मुल्की मामलात हो, ख्वाह वो किसी भी किस्म के मामलात हो, ये लोग उनके साथ साथ हुआ करते। तो चले अब हम कायद आज़म के मज़ार को ऊपर से एक्सप्लोर करें।
तो व्यूअर्स फाइनली मैं कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर मौजूद हूँ और ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि इस माहौल में, इस मामले में आजकल थोड़ी सी सख्ती है, लेकिन ख़ास परमिशन के तहत मुझे यहाँ आने की इजाज़त मिली। इस वक्त फ़िलहाल जो है ये मज़ार अंदर से पब्लिक के लिए तकरीबन 2 साल से बंद है। उसकी और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि लोग बहुत, उनका बिहेव बहुत अजीब होता है, किसी भी मुकाम को वो उस मुकाम के हिसाब से उसका तक़द्दुस नहीं दे पाते। आप हमारे जवानों को देखें जो कि सरहदों पे भी और हर महाज पे डटे खड़े होते हैं। यहाँ पर कायद-ए-आज़म के मज़ार पे इनकी 6-6 घंटे की ड्यूटी लगती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। क्या नाम है सर आपका? सर मोहम्मद अकमल आसिफ। अकमल भाई, माशाल्लाह से आप यहाँ पर, आपके लिए भी एक एज़ाज़ की बात है कि हमारे बानी हैं ये, हमारे पाकिस्तान के, और इतने बड़े लीडर थे। तो आपकी क्या फीलिंग होती है यहाँ पे ड्यूटी देते? यहाँ पे आने के बाद जो है ना, हमें प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है, बिल्कुल। ठीक है। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 6 घंटे की ड्यूटी होती है। 6 घंटे की, उसके बाद ड्यूटी चेंज होती है? पहले उसकी शिफ्ट चेंज। अच्छा, ये नेवी के ही अंडर में रहता है या आर्मी? नहीं, तीनों फोर्सेस के। तीनों फोर्सेस के 4 महीने का जो है ना पीरियड होता है। 4 महीने नेवी, 4 महीने आर्मी, 4 महीने एयरफोर्स। 4 महीने एयरफोर्स। जी जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो व्यूअर्स ये देखें कि आप, ये कायद-ए-आज़म का मज़ार है। एक्चुअल मज़ार जो है 14 फीट नीचे है एक्चुअल, लेकिन हू बहू वही चीज़ है जो नीचे बना हुआ है। तो हू बहू इसलिए बनाया जाता है कि देखने वालों को पता चले कि नीचे भी वही चीज़ है जो ऊपर है। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं हमारे पाकिस्तान के बानी हैं, और इनका एक पुरवखार, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, पुरवखार तरीक़े से ज़िंदगी जी, और पुरवखार तरीक़े से इन्होंने तमाम मामला ज़िंदगी के हल किए। अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, इंडिया से मुकाबला किया, हर दौर में, हर चीज़ में, हर मामले में डिबेट करके आखिरकार हमें आज़ादी दिलवाई। और हमारी फ़ौज जो कि सरहदों पे मुहाफ़िज़ है, हमारी दिन और रात वहाँ पर पहरा देती है। हम सुकून से अपने घरों में सो रहे होते हैं, वो वहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे नेवी के जो मुस्तनद फ़ौजी जवान है, नेवी के जो जवान हैं, वो अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं। आप ये देखें कि ये वो उम्रें होती हैं जिसमें यंग लड़के इधर उधर क्रिकेट खेलना, ये खेलना, वो खेलना, मुख्तलिफ़ गेम्स में होते हैं, लेकिन आप इनके चेहरे पे वो आप इनके चेहरे पे बात देख सकते हैं कि वो जज्बा है इनके अंदर, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। जवाद साहब से मुलाकात करते हैं जो कि कायद-ए-आज़म मैनेजमेंट बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जवाद अहमद मुग़ल साहब। उनसे मुलाकात करते हैं और डिटेल उनके ही ज़रिए आप तक शेयर करते हैं। तो चलें जवाद साहब से मुलाकात करते हैं, आ जाए मेरे साथ। मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जवाद अहमद मुग़ल साहब के साथ मौजूद हूँ, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े बड़े नाम हैं उसमें हमारे सबसे पहले जो कायद-ए-आज़म हैं उनका ज़िक्र तो ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले ही पाकिस्तान की बुनियाद उन्होंने डाली थी। तो इस मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से जो डिटेल है वो मैं जवाद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ी सी डिटेल आप तक बताएँ। जवाद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, बहुत कीमती वक्त आपका लिया, थोड़ी सी हिस्ट्री इस मज़ार के हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं सर। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करूँगा कायद-ए-आज़म की रहलत से। सबको पता है कि 11 सितंबर 1948 जो है उनकी तारीख़ वफ़ात है। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ आम पब्लिक के लिए कि यूजुअली लोग समझते हैं कि कायद-ए-आज़म की तदफ़ीन 11 सितंबर को हुई थी, वो एक्चुअली 12 सितंबर को कायद-ए-आज़म की तदफ़ीन हुई थी, और जिस जगह पे इस वक्त मकबरा है कायद-ए-आज़म का, यहीं पे हुई थी। ये जो जगह है ये बेसिकली सैयद हाशिम रज़ा थे जो कराची के फर्स्ट मेयर थे, ये उन्होंने सेलेक्ट की थी। और रीज़न बीइंग कि उस वक्त ऑब्वियसली कराची इतना एक्सपैंडेड नहीं था, तो जो कराची की विद इन लिमिट, सिटी लिमिट्स थी, उसमें उनको ये लगा कि दिस इज़ द हाईएस्ट पीस ऑफ लैंड अवेलेबल, कि एक छोटी टीला है, तो आइडिया ये तो ऊँची जगह है, तो इसके ऊपर जब भी कुछ बनेगा तो वो दूर से नज़र आएगा। तो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से ये किया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि ये सारी जगह जो थी, जिस वक्त जहाँ पे इस वक्त मज़ार और बाग़ कायद-ए-आज़म है, ये हट डेवलपर से ऑक्यूपाइड थी। जो इमिग्रेंट्स आए थे हमारे भाई वहाँ से, इंडिया से, तो ये उन लोगों ने सारी ऑक्यूपाई की थी। और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जगह डिसाइड की कि यहाँ पे कायद-ए-आज़म की तदफीन हो गई, तो उन लोगों ने वॉलंटियरली सब ने विकेट कर दी। ठीक। और इंटरेस्टिंगली ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा जी आप हमें जहाँ मर्जी रिलोकेट करें, हम जाने को तैयार हैं,
लेकिन आप उस जगह का नाम कायद के नाम पे रखेंगे। तो एक्चुअल में जो लोग कराची से हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि लांडी के बराबर में एक जगह है कायदाबाद। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक्चुअल में जो इनिशियली वो लोग यहाँ से जो रिलोकेट हुए थे वो उस जगह के ऊपर बैठे थे। अच्छा, जो लोग यहाँ रहते थे उनको वहाँ शिफ्ट हुआ, तो फिर वो उनकी जो ख्वाहिश थी उसके ऊपर उस जगह का नाम कायदाबाद रखा। तो वो आज तक खैर वो कायदाबाद के नाम से। तो ये तो उसका था। अब 1948 में ही कायद-ए-आज़म का जैसे इंतकाल हुआ तो उस वक्त के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब के अंडर कायद-ए-आज़म मेमोरियल फ़ंड बना दिया गया था, क्योंकि एक नौज़ायदा रियासत थी, फंड्स तो हमारे पास थे ही नहीं। तो एक ये फ़ंड बनाया गया था कि इसमें प्रोविंसेस भी डोनेट करें, स्टेट भी डोनेट करेगी, इंडिविजुअल्स भी डोनेट करेंगे, ताकि इतना पैसा इकट्ठा हो सके ताकि हम जो है इसको मज़ार को बना सकें। तो बाय 1960 59-60 26 मिलियन रुपीज़ इसमें जमा हुए। ठीक है। तो वो फिर 26 मिलियन रुपीज़ इतना सफिशेंट फंड हुआ कि हम इसको मज़ार को बना सकते। तो उस वक्त जो थी उसमें से 17 मिलियन जो थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मज़ार स्पेंड हुए, और बाकी जो था वो बेसिकली उसको री इन्वेस्ट कर दिया गया मज़ार के ऑपरेशंस के लिए। तो ये तो उसका फाइनेंशियल एंड था। अब एज़ फार एज इसका डिज़ाइन की, इसकी भी एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। इंटरेस्टिंगली ये बेसिकली मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट किया था टास्क के, ठीक आपके भाई हैं तो आप उनको जो जैसा मर्जी डिज़ाइन आप चाहें। उससे पहले इनिशियली एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल कॉम्पिटिशन भी कॉल इन किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके ऊपर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कुछ रिजर्वेशन वो अप्रूव नहीं हुआ था। तो इस वजह से फिर उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को ये टास्क लिटरली दे दिया गया था। उन्होंने यहिया सी मर्चेंट को इंगेज किया। यहिया सी मर्चेंट बेसिकली आर्किटेक्ट हैं उसके, और वो इंडियन बेस्ड हैं, और वो बेसिकली जो कायद-ए-आज़म की बॉम्बे वाली रेजिडेंसी है वो उन्होंने रेनोवेट की थी कायद-ए-आज़म। अच्छा। तो वो उस वजह से उनको वो जानती भी थी। तो इस वजह से वो फिर 1958 में यहिया सी मर्चेंट यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने फिर अपना डिज़ाइन प्रेजेंट किया, ये डिज़ाइन बनाकर खूबसूरत सा, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया 1959 में, और फिर 59 के एंड में ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकी। और इसमें आपको पता है कि आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी हर स्ट्रक्चर के साथ कोई ना कोई थ्योरी एसोसिएट करते हैं। अच्छा, आज 50-60 साल गुजरने के बाद हम किसी थ्योरी के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर कोई चीज़ हिस्ट्री का हिस्सा हो तो उसको मेरे ख्याल में उसी तरह नरेट करना भी एक लिखना चाहिए। यहिया सी मर्चेंट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी। अगर आपने मज़ार अंदर से देख रहा है तो वो उसमें देखा कि उसमें वो ऑक्टेगनल स्ट्रक्चर है, 8 दीवारें अंदर से। यहिया सी मर्चेंट ने कहा कि जी ये जो 8 दीवारें बेसिकली उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि इस्लाम में 7 आसमानों के दर्जे हैं, और अल्लाह ताला जब किसी के इंतकाल हो जाता है रूह को आइदर ऑन 7 लेवल्स प्लेस करते हैं। यहाँ से उन्होंने एग्जैजरेट कर लिया बकौल उनके अल्फाज में कि कायद-ए-आज़म की रूह इतनी अरफ़ा आला है कि अल्लाह ताला ने उनको एक स्पेशल 8वें दर्जा। बिल्कुल ऐसे। तो वो उन्होंने जो ये ऑक्टेगनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, उन्होंने कहा जी ये जो 8 दीवारें ये सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट करती हैं उन लेवल्स को ऑफ स्काइज को, और वो जो इतना बड़ा सा डूम है ऊपर, ये अल्लाह ताला की वहदानियत को जाहिर करता है कि आपकी दुनिया में कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, आपने कितना भी बड़ा काम किया हो, इवेंचुअली आपने अल्लाह ताला का इंतकाल कर जाना है और अल्लाह ताला की वहदानियत में ख़त्म हो जाना है। तो ये बेसिक थीम थी जिसके ऊपर ये बिल्डिंग डिज़ाइन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो सराउंडिंग गार्डन है मज़ार का, जिसको हमने बाग कायद-ए-आज़म का नाम दिया हुआ, ये 61 एकड़ पे, ये ईयर 2000 में बना था प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में। ठीक है। जब ये डिज़ाइन हुआ तो वो सेम लेवल्स वाली जो फ़िलासफ़ी थी वो सिंक्रोनाइज़ की गई। अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट एम ए जिन्ना रोड वाली साइड से देखें मज़ार को, तो मज़ार के साथ ही लेवल है, और जब वो आखिरी 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ के आप वो रेड अंदर मकबरे के चैम्बर में पहुँचते हैं, तो इवेंचुअली आप वो 8वें दर्जे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो मेरा ख्याल था कि ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई होंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो जो बाग बनाया गया ये दोबारा से इसको रिनोवेट किया गया या बनाया गया दोबारा? पहले जो डिज़ाइन था वो भी सेम इसी प्रोसीजर पे तो नहीं था? एक्चुअली डिज़ाइन एज सच कुछ भी नहीं है। एक्चुअल डिज़ाइन पहले वाला था या ये है?
नहीं नहीं, मैं आपसे ये मज़ार के 3 फेजेस हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन का। जो फेज़ 1 था जो 1960 से 1970 में कंप्लीट हुआ 10 साल में, उसमें सिर्फ ये मौज़ूम बिल्डिंग बनी थी और ये जो चबूतरा जिसे हम पोडियम जो बाहर का पोर्शन है उस पर कोई, और उसके अलावा इसमें टुवर्ड्स एम ए जिना रोड एक सिर्फ 14 लॉन बने हुए थे और पॉन्ड था, वाटर पॉन्ड था कंटिन्यूस, और उसके दोनों तरफ लॉन्स थे। ठीक है, ये बाकी सारा एरिया बैरन होता था, इधर कोई कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है। फिर ये 2000 में ये पूरे का पूरा इस शेप में इसको। अच्छा, इसमें एक फानूस लगा हुआ है। जी जी, मेरे ख्याल में चीन की तरफ से, चाइना की तरफ से वो आया हुआ है, उसका वो पीतल का है। अच्छा, ये चले मैं इसमें भी आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये कुछ वो जैसे कहते हैं ना कंफ्यूजन है लोगों को, गलतुल आम वाले मामला बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये यस चाइना ने दिया था 1973 में, लेकिन जो चाइना का पाकिस्तान के साथ प्रॉविंस लगता है सिंकियांग, उसकी एक प्राइवेट मुस्लिम एसोसिएशन थी, उसने ये गिफ्ट किया था। ठीक है, अच्छा वो ओरिजिनल वही था। इन 2016 जो है ये फिर ज़ाहिर है 50-60 साल में या 40 साल में इसकी डिटेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो 2016 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस पूरे को रिप्लेस किया। यानी कि इस वक्त जो शैंडिलियर लगा हुआ है ये वो एग्जैक्ट वही उसी का रेप्लिका है, ये ऑफिशियली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, तो आज हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये चाइना का गिफ्ट है। तो उस दौर में यस आया तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से था, लेकिन एक्चुअल पीछे मुसलमान थे। अच्छा, इसका कुल जो अहाते का जो वो है क्या कहते हैं उसको, एरिया पूरा, वो अंदाज़न कितना ये एग्जैक्टली 132 एकड़्स है मज़ार का एरिया। ठीक है, जिसमें से 61 एकड़्स जो है ये आपका मज़ार डेवलप्ड एरिया है, और अक्रॉस द रोड जो खाली जगह जो आपने देखी होंगी वो मज़ार का पेरिफेरल एरिया है। वो इसका 3rd फेज होगा डेवलपमेंट का। जिस तरह फेज़ 1 में मैंने कहा मेन बिल्डिंग हुई, फेज़ 2 में ये सराउंडिंग गार्डन हुआ, तो 3rd फेज जब इंशाल्लाह होगा तो ये उसका। अच्छा, एक अपनी शायद मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे कि जो एक्चुअल मज़ार है वो तकरीबन 14 फीट नीचे है। जी बिल्कुल ठीक, तकरीबन 14 फीट नीचे कि 14 फुट नीचे। अच्छा, वो उसकी शक्ल जो है, देखिए आम लोग तो नहीं जा सकते, लेकिन मीडिया पर तस्वीरें वगैरह तो मौजूद होगी, उन लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, वो उसकी शक्ल जो है वो सॉलिड शक्ल में है या मिट्टी की शक्ल में, या किस शेप में है? बिल्कुल सेम जो ऊपर आपको कब्र नज़र आ रही है ये उसी का रेप्लिका है। तो यानी कि वो जो सेम नीचे बना हुआ उसी टाइप का ऊपर बनाया गया है। ठीक है, उसमें ताकि लोगों को यूँ समझ लें कि वो आप वही नीचे की मज़ार जो है कब्र जो है। मैं इसको इस तरह से कहूँगा, ये हमारी हिस्ट्री में चला आ रहा है कि जितने भी बड़े मज़ारात महफूज किया जाता है, उनकी अक्सर कब्रें नीचे होती हैं बेसमेंट में, और ऊपर उसका रीज़न कोई भी हो वो इसकी डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब है कि उसको महफूज कर लिया जाता है, ऊपर उसकी छवि बना दी जाती है। अच्छा, तो ये इस पे संगे मरमर जो लगा हुआ है वो कहाँ से आया था? कौन से मुल्क से आया था? ये सारा पाकिस्तानी है। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर भी दो राय है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, मैं आपको एक ऑथेंटिक बात बता देता हूँ बड़ी मज़े की। ये जो मार्बल जो मज़ार की बिल्डिंग पे लगा हुआ है, इसका नाम है मालागोरी है। ठीक है, और ये वाना जो है, ये वाना में ये कान थी। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि इसका नाम भी कैसे पड़े, जिस बंदे की कान थी उनका नाम था मुल्ला गौरी। ठीक है, मुल्ला गौरी के ये कान थी। कराची में जब ये मार्बल आया तो हमें हमारी जो मार्बल पे शुरू से काम करते आ रहे हैं वो गुजरात की मारवाड़ी हमारी बरादरी, बिल्कुल ऐसे, तो वो ज़रा दूसरे अंदाज से प्रोनाउंस करते हैं, तो वो नाम बिगड़ के मुल्ला गौरी माला गौरी हो गया। तो उस वजह से ये आज तक ये नाम माला गौरी मार्बल है, वरना ये मुल्ला गौरी का मार्बल है। ठीक है जवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया और एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। कुछ बातें ऐसी थी व्यूअर्स जो कि एक्चुअल लोगों को नहीं पता, 2-3 बातें होती हैं। वो हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि हम जिस बात के बारे में कंफर्म नहीं होते उसको भी आगे बढ़ाते हैं। चैनल्स पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, इधर उधर वीडियोस मौजूद हैं जिस पे पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेकिन देखें इस वक्त जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से जवाद भाई के मार्फत मिली है वो 110% है। मार्बल के हवाले से भी मैंने ख़ास तौर पे पूछा इसलिए कि इसके ऊपर भी कई
बातें हैं कि अफ़गानिस्तान से तो फलाना ढिमकाना ये वो, और भी बहुत सारी बातें। तो जवाद भाई का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। जवाद भाई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, हमारी कोशिश थी कि ये हिस्ट्री जो कि एक्चुअल है वो आप तक पहुँचाई जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट और जवाद भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अगर पसंद आई तो